वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके पहले हमने विकास के बारे में पढ़ा है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी छोटे बच्चे को वो आत्मनिर्भर बनना सीखता है। वृद्धि तथा विकास क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से आरंभ हो जाती है और गर्भावस्था से आरंभ हुआ विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। कब तक? पूरा जीवन पर्यंत, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तन अवस्था परिवर्तन के साथ होते हैं। ठीक है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। बालक छोटा होता है तो कैसे वो सिर्फ लेटा रहता है, फिर वो हिलना डुलना स्टार्ट करता है, पलटना स्टार्ट करता है, फिर चलना स्टार्ट करता है। ठीक है। तो ये क्या है? ये बच्चे के अंदर परिवर्तन है। व्यक्ति के अंदर अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन है वो सिद्धांत के रूप में है। कुछ आगे हम देखते हैं। इसमें है सबसे पहला आपका विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले आपका निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक, इसको निरंतर विकास का सिद्धांत, इसको निरंतरता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो ये कभी कभी मंद भी हो सकती है और कभी कभी तीव्र भी हो सकती है। ठीक। तो इस प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित होता है। समग्रता में सभी का भाव निहित होता है। जैसे कभी कभी तीव्र और कभी कभी मंद। शुरू के वर्षों में विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तेज होती है। ठीक, जब बालक छोटा होता है तो उसके अंदर विकास कैसे होता है? बहुत तेज गति से होता है। और बाद के वर्षों में वो क्या हो जाता है? धीरे हो जाता है, परंतु अनवरत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि विकास रुक गया, चलता रहता है, वो अनवरत चलता रहता है। इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ठीक, व्यक्तिगत सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। मतलब जिस प्रकार का बच्चा होता है, सभी व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो मानव है वो हर व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्तिगत होता है। मतलब वो अलग अलग प्रकार का होता है। उसके अंदर अच्छाई या बुराई या सब अलग प्रकार के, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। ठीक, तो यही क्या हो जाती है कि भिन्न भिन्न अलग अलग लोगों की विकास जो होती है उसकी गति एवं दिशा वो अलग अलग होती है। जैसे कि एक ही आयु के दो बालक हैं तो उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ये सब जो चीजें हैं वो कैसी होती हैं? विभिन्न होती हैं। ठीक, अलग अलग होती हैं। यही जो होता है वो व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद विकास की दिशा का सिद्धांत। बाल विकास दो दिशाओं में होता है। एक जो होता है वो सिर से पैर की दिशा, और दूसरा जो होता है वो निकट से दूर की। ठीक, पास से दूर, शरीर के केंद्र से परिधि तक। ठीक, इस प्रकार होता है। ठीक, कितने होते हैं? दो दिशाओं में होते हैं। एक पैर से सिर से पैर, सिफेलोकार्डियस बोलते हैं ना, सिर से पैर की तरफ विकास कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। और दूसरा क्या होता है? निकट से दूर। शीर्षाभिमुख प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करता है कि विकास जो होता है वो अनुदैर्ध्य दिशा में, अर्थात सिर से पैर तक। आप यही समझिए। ठीक, सिर से पैर तक आप यही समझिए, सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बच्चा क्या होता है? पहले चलना शुरू करता है, चलना शुरू करने से पहले सिर का नियंत्रण हासिल करता है। ठीक, जैसे उसका सर जैसे भारी बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है? धीरे धीरे उसको नियंत्रित, पहले क्या होता है छोटा जब बच्चा होता है तो उसका सिर कहीं भी इधर उधर हो जाता है, वो उसको कंट्रोल में नहीं कर पाता है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है? उसको कंट्रोल में करना सीखता है। तो वो कहीं भी ऐसे गिर नहीं जाता है। वो अपने आप, बच्चा जो होता है वो अपने सिर को संभाल लेता है। ठीक, तो इसी तरह सिर से पैर की तरफ उसका नियंत्रण होता है।
इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे समीप दूराभिमुख प्रवृत्ति। यह पास से दूर और शरीर के कुछ हिस्सों से आगे की ओर बढ़ती है और फिर सबसे पहले चरम सीमाओं का विकास करती है। इसीलिए विकास के पहले चरणों में बच्चा छोटी मांसपेशियों का या कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों को विकसित करना शुरू कर देता है। ठीक है, एक क्या होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है और एक क्या होता है बाहर से केंद्र की ओर होता है। इसके बाद चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत। ठीक, चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, इसमें देखिए क्या होता है विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी विशेष क्षेत्र में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए कुछ क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। मतलब विकास होता रहता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब वो प्रक्रिया जो हुए वो क्या हो गई है विराम की स्थिति में हो गई, रुक सी गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, कुछ समय के बाद विकास की गति फिर तेज भी हो जाती है। इससे ही मतलब चलती रहती है लेकिन ऐसा लगता है कि स्थिर हो गई है, लेकिन वो कुछ समय के बाद तेज हो जाती है। इसे ही विकास का चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए मनुष्य के शरीर सामाजिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होता है। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, शारीरिक से मानसिक, उसके बाद उससे भाषाई, फिर संवेगात्मक, फिर सामाजिक, फिर चारित्रिक, ये सब क्या हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक के साथ अन्य सबका विकास होता है। जैसे कि देखिए व्यक्ति के शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है और उसका आकार व भार बढ़ता है, वैसे वैसे उसके शरीर के अंगों की कार्य क्षमता उस कार्य क्षमता का विकास होता। बच्चा छोटा होता है तो वो कोई कार्य नहीं कर पाता है, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती मतलब वो बढ़ने लगता है, वो कार्य क्षमता उसकी अधिक होने लगती, दौड़ने लगता है, भागने लगता है। ठीक, कोई भी चीज़ अपने वस्तु अपने हाथ में उठा लेता है तो उसकी ये क्या होता है उसकी कार्य क्षमता का विकास हो रहा है। जैसे जैसे उसके शरीर के अंगों विशेषकर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे उसका मानसिक, भाषा में वृद्धि होती है, उसके संवेगों में वृद्धि होती है। ठीक, सांवेगिक क्षमता में वृद्धि होती है, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी होता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं परस्पर संबंध के सिद्धांत। इसके बाद आपका आता है वंशानुक्रम वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का सापेक्षिक महत्व होता है। ये देखिए वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, बच्चा वातावरण और अपने घर के पास परिवेश से ही सीखता है। ठीक, यहीं से सीखना स्टार्ट करता है तो उस पे उसका जो विकास होता है उसमें वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का सापेक्षिक महत्व होता है। विकास दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जैसे किसी बीज में अंतर्निहित क्षमताओं को प्रस्फुटित होने के लिए मिट्टी, खाद, मतलब जो बीज जो बो देते हैं उसको निकलने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, खाद, पानी, हवा, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो बालक होता है उसे आनुवंशिकता से जो क्षमताएं उपस्थित होती हैं, मतलब उनके माता पिता में जो चीज़ें होती हैं उसके अनुसार जो आसपास का परिवेश है, वातावरण, इन सब से जो बच्चा जो होता है वो विकास करता है। ठीक, अगर ये सब ना हो तो वो क्या हो जाए वह भेड़िए द्वारा पालित बच्चे की तरह अविकसित रह जाएगा। सन 1951 में भेड़िए द्वारा पालित एक बच्चा मिला जिसे लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में रखा गया। इसका नाम रामू रखा गया, जिसका विकास भेड़ियों की तरह था।
ठीक। इस प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों ही महत्वपूर्ण है। वातावरण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा वातावरण में ही रहकर जिस प्रकार का परिवेश होगा बच्चा भी उसी तरह विकसित होगा, उसी प्रकार सीखेगा। ठीक। और इसके बाद समन्वय का सिद्धांत आता है। देखिए इसमें क्या है, समन्वय का सिद्धांत में इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। मतलब जो हमारे शरीर के अंग हैं वो क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। बालक पहले संपूर्ण अंगों को एक साथ चलाना सीखता है और फिर उन अंग के उपांगों को चलाना सीखता है। इसके उपरांत वह उपांगों एवं उपांगों के मध्य समन्वय स्थापित करना सीखता है। इसके अनुसार बालक पहले हाथ को और बाद में उंगलियों को चलाना सीखता है। पहले वो पूरे हाथ का प्रयोग करता है किसी भी चीज को उठाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, अपनी हथेलियों का प्रयोग करता है। ठीक। उसके बाद उंगलियों का प्रयोग करता है, उंगलियों से खाना मतलब शुरू करता है। इस तरह वो क्या करता है, नियंत्रण करना, मतलब अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण करना सीखता है। यही होता है समन्वय का सिद्धांत। मतलब वो अपने शरीर के हर एक अंग का समन्वय करना सीखता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत इसमें क्या है, इसके अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति का परिमार्जन किया जा सकता है। इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का संतुलित और सर्वांगीण विकास, मतलब उसका सभी प्रकार से विकास हो, सभी तरफ से विकास हो। सर्वांगीण मतलब सभी तरफ से विकास हो। शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार को वांछित दिशा में अनुप्रेरित किया जा सकता है। बालक के विकास की दिशा और गति को परिमार्जित कर उसके व्यक्तित्व के व्यवस्थापन को बिगड़ने की से बचाया जा सकता है। ठीक है। मतलब बालक का जो विकास है उसकी दिशा और गति को परिमार्जित कर उसके व्यक्तित्व के व्यवस्थापन, ये व्यक्तित्व है। ठीक है। व्यक्तित्व के व्यवस्थापन को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शिक्षा के के द्वारा ही अच्छा बुरा, भला बुरा, मतलब ये सब चीज़ें बच्चा करना सीखता है। क्या सही है क्या गलत है, उसमें अंतर डिफरेंसेस करना सीखता है। नेक्स्ट आपका आता है विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलती है, लेकिन इसका क्रम क्या है, निश्चित है। मतलब बच्चा सबसे पहले क्या करता है, बैठना सीखता, मतलब पहले अपने शरीर को कंट्रोल कर करके पलटना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ठीक। तो ये क्या होता है, ये क्रम जो निश्चित है, इसी तरह विकास होगा। ऐसा नहीं होगा कोई बच्चा पैदा हुआ तुरंत जो है भागना सीख लिया, दौड़ना सीख लिया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये क्रम का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का जो विकास होता है वो क्रम में ही होता है। ठीक। एक निश्चित क्रम में, ये फिक्स है, एक निश्चित क्रम में ही होता है। सबसे पहले बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। बालक पहले क्रंदन करता है, फिर निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, अंत में सार्थक शब्दों और वाक्यों पर पहुंचता है। इसी प्रकार गामक विकास में बच्चा सबसे पहले हाथ पैर पटकता है। ठीक है। हाथ और पैर को हिलाना सीखता है, वो फिर पलटता है, फिर बैठता है, इसके बाद खड़ा होता है, फिर चलता है। ठीक। तो ये क्या है, ये जो क्रम है वो फिक्स है, ऐसा ही होगा। इसके बाद आपका एकीकरण का सिद्धांत आ जाता है। इसमें क्या होता है, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है। पहले क्या करता है, वो सभी अंगों को सीखता है, उससे परिचित होता है, हाथ से, पैर से,
ठीक है, इसीलिए तो पहले हाथ पैर पटकना सीखता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ ऐसे पकड़ नहीं लेता है, पहले वो सीखता है, उसके बाद क्या होता है, यह उन भागों को में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रक्रियाओं की चेष्टाओं को इकट्ठा रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। जैसे कि देखिए, एक बालक क्या करता है, पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर क्या करता है, उंगलियों को, और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। सामान्य और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत इसमें क्या आता है कि मनोवैज्ञानिक ने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य का विकास सामान्य प्रक्रियाओं से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर होता है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, सामान्य प्रक्रिया होती है, बाद में विशिष्ट प्रक्रिया होती है। इसी तरह आप ये भी जान लीजिए कि बच्चे का विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। इसमें हरलॉग ने क्या कहा है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। ठीक, जैसे बालक जो होता है वह पहले हर वस्तु मुंह में रखता है। ठीक है, कोई भी चीज लिया वो उसने अपने मुंह में डाल दिया। इवन कोई भी चीज हो, उसको किसी जीव जंतु से भी परिचित नहीं होता है, वो कोई भी कीड़ा मकोड़ा चलता चलता रहता है उसको मुंह में डाल देता है। उसके बाद वो क्या करता है, अनुभव करता है। अनुभव के द्वारा वह केवल खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली चीजों को ही मुंह में रखता है। स्टार्टिंग में हर चीज को खाता है, लेकिन जब वो अनुभव कर लेता है, वो सीख लेता है, तो वो क्या करता है, केवल खाने वाली चीज को मुंह में डालता है। इसके बाद एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खाना भी सीख लेता है। पहले खाता है तो सब कुछ गिराता रहता है, इधर उधर फैलाता रहता है, और सीखने के बाद क्या करता है, जब वो सीख लेता है तो एक निश्चित ढंग से खाने लगता है। ठीक है, इसके बाद मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है। तो विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ में पहले सिर विकसित होता है। ठीक है, सबसे पहले सिर का विकास होता है गर्भ में। उसके बाद बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है, और फिर गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चा क्या होता है, सिर को उठाना शुरू करता है। फिर धड़ और बाद में दूसरे अंगों जैसे कि पैर को हिलाना डुलाना सीखता है, बैठने के पश्चात चलना दौड़ना इत्यादि सीखता है। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डेवलप सिद्धांत, डिस्टल प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल होता है। ठीक, विकास की गति जो होती है केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। पहले केंद्र में होती है, उसके बाद वो बाहर की ओर चलती है। ठीक, पहले स्नायुमंडल का विकास होता है, फिर स्नायुमंडल के निकटवर्ती भाग जैसे कि हृदय हो गया, छाती हो गई, इन सब का विकास होता है। अंत में दूरवर्ती भाग पर एवं उनकी उंगलियों पर नियंत्रण होता है। ठीक है, दूर की जो शरीर के पार्ट हैं, दूरवर्ती भाग हैं, उन पर नियंत्रण सीखता है बच्चा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है, अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड है माध्यमिक बाल्यावस्था, फोर्थ है किशोरावस्था। तो देखिए, विकास में की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है, अमूर्त सोच व उसकी खुद की पहचान की खोज की चाह, तो ये आपका आएगा लास्ट ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, किशोरावस्था में बच्चे की सोच क्या होती है, अमूर्त होती है। वह अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहता है सबके सामने, मतलब वो अपना प्रदर्शन करना चाहता है बच्चा। ठीक, उसको लगता है कि उसको सबकी अटेंशन मिले। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा किशोरावस्था में, 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा।
इसके बाद देखिए सेकंड आपका क्वेश्चन कहता है, इसमें अभिकथन है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्द का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। और सेकंड कहता है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। इसमें सही विकल्प कौन सा है? ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो सही बात है, 12 महीने मतलब 1 साल की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू करते हैं। अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो देखिए डिफरेंसेस सब में होते हैं, ठीक। कैसे? व्यक्तिगतता का सिद्धांत यही तो होता है ना। व्यक्तिगत बच्चों का मतलब सबका विकास कैसे होता है? व्यक्तिगत होता है, भिन्न होता है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? पहला कहता है कि स्कूली माहौल, सेकंड तंत्रिका संबंधी विकार, थर्ड कहता है जैविक प्रवृत्तियां, फोर्थ कहता है अनुवंशिक बनावट। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्कूली माहौल। सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में यही तो आता है ना। बच्चा समाज में रहकर जो चीजें सीखता है वो स्कूल में ही सीखता है, स्कूली माहौल में ही सीखता है, ठीक। उसमें वहाँ पर उसकी तरह बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं, ठीक है, हर जगह से। तो वहाँ से वो ये सारी चीजें सीखता है। तो ए ऑप्शन राइट। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास या सामवेगात्मक विकास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सामवेगात्मक विकास, ठीक है। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परसंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के ... क्षेत्र के अंतर्गत की जाती हैं। पहला सामाजिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा नैतिक, चौथा जो है संज्ञानात्मक। तो फिफ्थ में फोर्थ ऑप्शन राइट होगा कि बौद्धिक क्षमता जैसे कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परसंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन। 6 क्वेश्चन कहता है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले स्थूल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है अराजक, शीर्षगामी, रेखीय, समीप, दूराभिमुख। स्थूल पेशी कौशल से सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले स्थूल पेशी कौशल। सूक्ष्म पेशी कौशल में छोटी छोटी मतलब जैसे हाथ की उंगलियों इन सब का विकास होता है, ठीक है। तो छोटी मांसपेशियों का विकास। तो क्या होता है, इससे पहले स्थूल पेशी कौशल विकसित होता है। दर्शाता है विकास कैसा है, अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है, समीप, दूराभिमुख है। तो देखिए यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन है इसमें आपका फोर्थ जो है ऑप्शन राइट होगा कि समीप, दूराभिमुख, ठीक, समीप से दूर की ओर। तो ये फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? शीर्षगामी, समीप, दूराभिमुख, परिवर्तनीयता, साम्य धारण। फुटबॉल खेलने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा समीप दूराभिमुख। ठीक, अभी जो पढ़ाया है उसी में से आपको क्वेश्चन कर रही हूँ करवा रही हूँ, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक है, निम्न में कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग के विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है। विकास एक आयामी होता है। ये विकास एक दिशा में होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकास की दिशा कैसी है, अधोगामी और शीर्षगामी है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन राइट। ठीक, कैसा होता है, विकास का जो विभिन्न अंग होता है, विभिन्न अंग का विकास जो होता है वो भिन्न विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में होता है। अधोगामी और शीर्षगामी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विकास का कौन सा सिद्धांत निर्दिष्ट करता है कि समय निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत या फिर अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी में समीप दूराभिमुख। ठीक, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक, इसमें क्या होता है कि समय निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रिया जो होती हैं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। ठीक, इसके बाद 10 क्वेश्चन कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मीन्स अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। सामान्य से विशिष्ट होता है। क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, ऐसा नहीं है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहले सामान्य होता है फिर विशिष्ट बाद में होता है। ठीक, विकास एक असतत प्रक्रिया है, गलत है। असतत नहीं है, सतत प्रक्रिया है। विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, मिले हुए होते हैं। चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास जो है वो चक्रीय होता है। ठीक, चक्रीय होता है, रैखिक नहीं होता है, सीधा नहीं होता है विकास। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन क्या कहता है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो देखिए विकास का कौन सिद्धांत है बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन 12 कहता है कि विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होता है और फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती है। हमेशा रेखीय तरीके से होता है, चक्रीय ढंग से नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है। फोर्थ कहता है कि किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखिए पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा तेज होता है, बाद में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और रैखिक तरीके से नहीं होता है। विकास का क्रम कैसा चक्रीय ढंग से होता है, और शैशवावस्था में बहुत तेज गति से, और फिर किशोरावस्था तक कोई भी वृद्धि, ऐसा नहीं है कि कोई भी वृद्धि नहीं होती, इसलिए ये गलत हो गया। विकासात्मक परिवर्तन जो है वो एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। ठीक, क्रम के अनुसार होता है। 13 क्वेश्चन कहता है विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सही बात है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है। विकास पूर्व निर्धारण क्रम में होता है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंध होते हैं। बात तो सही है।
कि ये जो है विकास के सभी पक्ष जो होते हैं वो संबंध होते हैं, सभी का संबंध एक दूसरे से होता है, ठीक। और विकास पूर्व निर्धारण क्रम में होता है, सही बात है। पहले बच्चा जो है पलटना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, धीरे धीरे फिर दौड़ता है, तो ये भी सही है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता पर नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्धारित, पूर्णतः आनुवंशिकता पर निर्धारित नहीं होता है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, बात सही है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा सही हो गया, तो इसमें आपका 3 जो है ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों के से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। और सेकंड तर्क क्या कहता है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। देखिए, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता नहीं, ऐसा नहीं है कि तुलना करके मापा जा सकता है। और विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान, गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड कहता है कि ए सही है, आर गलत है। चौथा कहता है कि ए और आर दोनों गलत हैं, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए, विकास क्रमबद्ध होता है, इसलिए ये गलत हो गया। विकास अव्यवस्थित होता है, नहीं व्यवस्थित रूप से होता है, ये गलत हो गया। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होते हैं, ठीक। इसलिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए हमने कुल 15 क्वेश्चन लिए थे, तो आपने देखा होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप देखना मत भूलिएगा। आप हमारे वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, आपको सभी वीडियोस धीरे धीरे करके मिलती रहेंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वैदिक गुरु नाम से है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।